अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, गुज़िश्ता हफ्ते साबिक चीफ जज राना शमीम के बयान हल्फी ने तहलका मचाया, जिसके बाद अब साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो लीक पर बड़ी बहस छिड़ चुकी है। फैक्ट फोकस नामी वेबसाइट पर सहाफ़ी अहमद दुरानी की रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आने के बाद हुकूमत और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एक दूसरे के सामने आ चुके हैं, जबकि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने मुबैना ऑडियो लीक को खुद साख्ता और जाली करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। एक दूसरे पर साजिश और जालसाजी के इल्जामात पर मबनी ताबड़तोड़ वार किए जा रहे हैं, जिसके बाद सियासी माहौल मजीद कशीदा हो चुका है। इस मुबैना ऑडियो लीक के हवाले से मेरे 8 सवाल हैं। सवाल नंबर 1, मुबैना ऑडियो लीक मंजर-ए-आम पर आने के बाद मुस्लिम लीग नून की जानिब से एवनफील्ड केस से मुतल्लिका चंद बड़े सबूत सामने आने का दावा किया जा रहा है। क्या इस मुबैना ऑडियो लीक को एवनफील्ड अपील केस का हिस्सा बनाया जाएगा? सवाल नंबर 2, साबिक चीफ जज राना शमीम के बयान हल्फी पर भी नून लीग की तरफ से बड़े दावे किए गए, लेकिन फिर अब तक इस बयान हल्फी को मरियम नवाज ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी दरख्वास्त का हिस्सा क्यों नहीं बनाया? सवाल नंबर 3, नून लीगी सदर शहबाज शरीफ ने दावा किया है कि मुबैना ऑडियो क्लिप से मरियम और नवाज शरीफ को सियासी अमल से बाहर रखने का बड़ा मंसूबा बेनकाब हो चुका है, लेकिन क्या शहबाज शरीफ नाम लेकर बता सकते हैं कि आखिर ये मंसूबा साज कौन थे? सवाल नंबर 4, मुबैना ऑडियो लीक में साबिक चीफ जस्टिस मुबैना तौर पर कहते हैं कि हमारे पास जजमेंट इदारे देते हैं, तो क्या शहबाज शरीफ मुबैना तौर पर इस बयान के मंजर-ए-आम पर आने के बाद मफाहमत के बजाय मज़ाहमत के बयानिए को दुरुस्त करार दे सकते हैं? सवाल नंबर 5, मुबैना ऑडियो लीक बड़ा सबूत और कामयाबी करार देने वाले ये जानते हैं कि ये ऑडियो किसने बनाई, कब रिकॉर्ड की गई और क्या ये ऑडियो अदालत के मुकर्रर करदा मेयार के मुताबिक बतौर सबूत अदालत पे पेश करने के काबिल भी है, या इस मुबैना स्कैंडल से सिर्फ सियासी फायदा ही हासिल करना मकसूद है? सवाल नंबर 6, हुकूमती वज़रा और मुशीरान भी इस मुबैना ऑडियो लीक को नून लीग की तरफ से इदारों को निशाना बनाने की साजिश करार दे रहे हैं। अगर ऐसा है तो क्या हुकूमत बयानबाजी से एक कदम आगे बढ़कर कानूनी चाराजोई भी करेगी? सवाल नंबर 7, अगर मुबैना ऑडियो जाली है तो क्या हुकूमत इस मुबैना ऑडियो लीक का सरकारी तौर पर कोई फॉरेंसिक ऑडिट करवाएगी ताकि सच और झूठ का फैसला हो सके? सवाल नंबर 8, अगर साबिक चीफ जज राना शमीम का बयान हल्फी और मुबैना ऑडियो लीक साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ कोई साजिश है, तो क्या साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार अदालत उज़्मा से इस मामले की तहकीकात का मुतालबा करेंगे? और अगर ये इस ऑडियो लीक में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की आवाज़ नहीं, तो क्या साबिक चीफ जस्टिस सहाफ़ी अहमद नुरानी और फॉरेंसिक ऑडिट करने वाली अमरीकी कंपनी को अमरीकी अदालत में चैलेंज करेंगे? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। अपने पैनलिस्ट के इंट्रोडक्शन कराता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वलीद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। मुस्लिम लीग नून से खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर सियासतदान मौला बख्चांडियो साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले खुर्रम दस्तगीर साहब के पास चलते हैं। खुर्रम साहब, ये जो भी मुबैना ऑडियो आई है, साकिब निसार साहब इसको डिनाई करते हैं, वो कहते हैं कि ये मेरी ऑडियो नहीं है, लेकिन मुस्लिम लीग नून के अकाउंट की जानिब से मैं देख रहा हूँ, शहबाज शरीफ साहब ने भी इस पर ट्वीट किया, मरियम औरंगजेब भी जो है उन्होंने इस फॉरेंसिक ऑडिट जो इसकी जो रिपोर्ट है उसको उन्होंने ट्वीट किया। तो बेसिकली मुस्लिम लीग नून, क्या ये कहना दुरुस्त है कि मुस्लिम लीग नून ये समझ रही है कि ये ऑडियो बिल्कुल ठीक है और ये जेन्युइन है? इससे ज्यादा अहम यह है कि हमारी राय जो अब एक हकीकत का रूप धार चुकी है कि 2018 में अवाम के मैंडेट पर डाका डालने के लिए जो 2014 में गैर आईनी बंदोबस्त शुरू किया गया था, वक्त के साथ साथ वो बंदोबस्त बेनकाब हो रहा है, बरहना हो रहा है। और ये जो हाइब्रिड फॉशिस्ट निज़ाम फिर 2018 में हम पर मुसल्लत किया गया, जिसकी क़यादत इमरान खान साहब फरमा रहे हैं, अब उसके बखिए उधड़ने शुरू हो गए। और हमारे दीन में भी है कि जब रोज़े हिसाब करीब आता है तो अपने आज़ा ही आपके खिलाफ गवाही देंगे। तो 2 आज़ा ने, तो इस हाइब्रिड निज़ाम के 2 आज़ा ने गवाही दे दी है। एक तो मीडिया, जिसमें आपके बहुत सारे कोलीग्स जो हैं वो अब अवाम से माफ़ी मांग चुके हैं, बरबला इतराफ़ कर चुके हैं कि किस तरह उन्होंने प्रोपेगेंडा किया, खाली कुर्सियों को लाखों का मजमा बताया और इमरान खान साहब की जो है वो मैं समझता हूँ गैर यानी गलत सपोर्ट की जो उन्होंने एतराफ़ किया। एक तो वहां से गवाहियां आई हैं, और ये जो साकिब निसार साहब की जो ऑडियो हमारे सामने आई है,
ये पांचवा ऐसा सबूत है जिससे मुस्लिम लीग नून का जो नुक्ता नजर है उसको तकवीयत मिली है। पहले आपको मालूम, आपके नाज़रीन को याद होगा, खुर्रम साहब एक मिनट, खुर्रम साहब एक मिनट, मैं सिर्फ इस पॉइंट के ऊपर जो अभी आपने कहा, मैं जरा सबसे पहले इस पे बात कर लूं। तो शौकत सदीकी साहब थे, फिर मरहूम जज अरशद मलिक वाला इशू आया। सर विल कम ऑन दैट, विल कम ऑन दैट। का जो केस बना है वो भी इसको तकवीयत देता है, ये किस तरह। मैं खुर्रम साहब एक मिनट, मैं आता हूं सर, मैं इसके ऊपर आता हूं। सबसे पहले कि मीडिया के एंकर्स की जरा मैं एक बात क्लियर कर दूं। आई लिटरली डोंट केयर कि कौन सा मीडिया एंकर माफिया मांग रहा है या उसको अब अपनी बातों के ऊपर परेशानी हो रही है कि जी मैंने इमरान खान साहब को क्यों सपोर्ट किया। एक्चुअली किसी भी मीडिया एंकर ने अगर इमरान खान साहब को सपोर्ट किया या किसी को भी किया है तो उसको वैसी शर्म आनी चाहिए, उसको तो एक्चुअली फील्ड छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि उसका काम नहीं है। मीडिया एंकर्स का काम नहीं होता कि वो पॉलिटिशियंस को सपोर्ट करें। फ्रैंकली स्पीकिंग, ये किसी भी, चाहे वो आपकी पार्टी हो, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या पीपल्स पार्टी हो, तो उस मीडिया एंकर को तो वैसे ही फील्ड छोड़ देनी चाहिए। सो इसलिए उनकी गवाही को तो मैं इसको मैटर नहीं करता। लेकिन माय पॉइंट इज कि आपका नैरेटिव तो तब बिल्डअप होगा ना जब सबसे पहले तो ये क्लियर होगा कि ये ऑडियो एक्चुअली साकिब निसार साहब की है भी या नहीं है। हाउ विल यू प्रूव दैट? जी देखिए, हमने तो ना ही इस ऑडियो की जो सोर्स है वो हमारे पास है। अहमद दुरानी साहब जो कि गालिबन अमेरिका में इस वक्त मुकीम है, उन्होंने वहां की एक मौकर कंपनी से उसका ऑडिट करा के ये ऑडियो रिलीज की है। ठीक है, हमारे पास जब वो ऑडियो आएगी तो अब, और हम उसको हासिल कर रहे हैं, हमने दुरानी साहब से दरखास्त भी करेंगे कि वो हमें दें, हम उसका अपना इंडिपेंडेंट ऑडिट कराएंगे। अच्छा। लेकिन मैंने कहा कि जहां हमें एक वाजे तौर पे हमारे पास सामने मौजूद था, तो शौकत सदीकी साहब जो साबिक जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके बयान को मरियम नवाज साहिबा को बाकायदा अदालत में अब अपने बयान का हिस्सा बना चुकी है। ठीक है, वो जिस तरह जैसे जैसे हमारे सामने इन इश्यूज की जो क्रेडिबिलिटी है वो स्टैब्लिश होगी, जैसे जैसे जज अरशद मलिक की भी जो हमने फोरेंसिक ऑडिट कराया था उन वीडियोस का, वो पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन के पास मौजूद है। और जो एक बात मैं आपके नाजरीन से जरूर खुलकर बात करना चाहता हूं, देखिए ये मामला इस वक्त जो है ये मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के दरमियान नहीं है, पाकिस्तान की अदलिया की साख कटहरे में है। उन्होंने अपने रैंक्स क्लियर करने हैं, बजाय ये कि हम कोई इल्जाम लगाएं। ये जो 5 इशूज, एक इशू तो काजी फायदी वाला अदलिया ने हैंडल कर लिया, लेकिन जो बाकी 4 इशूज हैं उस पे अदलिया को आगे बढ़कर पाकिस्तान के अवाम को यह तसल्ली करानी पड़ेगी कि जनाब ये साकिब निसार की वीडियो जो है, ये ऑडियो जो है, ये दुरुस्त नहीं है, या इसको साबित करना पड़ेगा। जस्टिस साकिब निसार ये एफिडेविट दे दें कि जनाब राना शमीम ने जो एफिडेविट दिया है वो गलत है, या जज अरशद मलिक की जो वीडियो थी वो टेम्पर्ड थी। तो अब अदलिया के ऊपर भी बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि हमें तो ये बताया गया था और हमने पढ़ा कि जी इंसाफ ऐसा होना चाहिए चाहे आसमान गिर पड़े, लेकिन यहां तो हम इंसाफ की तलाश में सरगर्दा है और एक ऐसे केस जिनमें अदालतों के फैसले जो हैं बहुत हद तक बेतौकीर कर दिए हैं 4 इशू ने, वो अब सामने खड़े हैं और अदलिया ने अपना खुद बहाल करनी है, बजाय ये कि हम किसी को रिक्वेस्ट करें। पॉइंट आ गया सर। क्या वलीद इकबाल साहब हमारे साथ हैं? वलीद इकबाल साहब जो है सिर्फ और सिर्फ एक सेंटर नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बल्कि एक कानूनदान भी हैं, तो इसलिए मेरे ख्याल में ही इज द राइट पर्सन टू टॉक अबाउट दिस। वलीद साहब, ये जो कुछ भी आपने खुर्रम साहब की भी बात सुनी, वो ये कह रहे हैं कि पहली बात तो दिस इज नॉट अगेंस्ट पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस मामले से ताल्लुक नहीं है। इसका मामले, इस सारे मामले का ताल्लुक जो है वो अदलिया की जो इज्जत है, अदलिया की जो तौकीर है, उसके साथ इसका ताल्लुक है। सर, आपके ख्याल में मामला यहां तक आ चुका है कि एक्चुअली इसके ऊपर सुओ मोटो नोटिस लिया जाए, इसके ऊपर जुडिशियल कमीशन बने और इसकी पूरी तरह तहकीकात की जानी चाहिए? देखें जी, ये इस हद तक तो ये बात दुरुस्त है कि ये मामला पीटीआई का और पीएमएलएन का नहीं है। आपने सुना होगा कि जो वज़ीर इत्तलाआत हैं, जो कि वफाकी हुकूमत के तर्जुमाने आला हैं, उन्होंने तो यही कहा है कि चले हमारे साथ तो इनका चलता रहता है, हम पॉलिटिकल हैं, ये भी पॉलिटिकल हैं, पॉलिटिकल पार्टी है, गवर्नमेंट है, ऑपोजिशन है, लेकिन जब इनके केसेस फिक्स होते हैं, जब इनके केसेस की समाअत आने वाली होती है, तो ये हमला शुरू कर देते हैं आर्मी पर, या ये हमला करना शुरू कर देते हैं अदलिया के ऊपर। और वो दोनों वो इदारे हैं, आईनी इदारे हैं, खुद के इदारे हैं, वो पॉलिटिकल नहीं है, लेकिन फिर उनको इसमें इस तरह से जो है वो मुलव्वस करते हैं। अब जहाँ तक सुओ मोटो नोटिस का या तहकीकात का या इस तरह का कोई मामला है,
ये अदलिया के अपने इख्तियारात हैं। अगर आला अदालत उज़्मा मुनासिब महसूस करती है तो उसका तो मैं जवाब नहीं दे सकता, मैं उनका तर्जुमान तो नहीं हूँ। बहरहाल जहाँ के ये आपने जो लीक्ड ऑडियो जिसको सो कॉल्ड कहा जाता है, अभी मैं शो देख रहा था जिसमें बाकायदा दिखाया जा रहा है कि ये टोटे जोड़े हैं, एक तकरीर की इधर से उठा कर समझता हूँ कि अहम होगा कि उन ऑडियो को देखा जाए, सुना जाए। मियां शहबाज शरीफ और जस्टिस मलिक गुफ्तगू टेलीफोन पे हुई, जो कि जिसके ऑडियो जो बिल्कुल एक अनडॉक्टर्ड हैं और जिसमें कोई एडिटिंग नहीं हुई, या सेनेटर सैफुर रहमान जो होते थे और वो एहतसाबुर रहमान भी कहलाते थे, के दरमियान और जस्टिस मलिक की जो गुफ्तगू हुई है उनके ऑडियो। वलीद साहब, देयर इज अ सिग्नल प्रॉब्लम, हम आपको सुन नहीं सकते। आई थिंक आप स्टूडियो में जब तशरीफ ले आएंगे मैं दोबारा आपको मौका देता हूं बात करने का। मौलाना बख्श चांडियो साहब से जरा मैं इतनी देर तक बात कर लूं। चांडियो साहब, मुस्लिम लीग नून के बारे में सर कहते हैं उनकी हिस्ट्री बड़ी ख़राब है, जुडिशरी के हवाले से, हैंडलिंग करने के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इसका शिकार रही हुई है। अब आप इस मामले में किस तरह देख रहे हैं मुस्लिम लीग नून को? आपके ख्याल में जो इनके एतराज़ात हैं वो जायज़ हैं या एक्चुअली अदलिया के ऊपर प्रेशर डालने की एक कोशिश है? वे हर दौर में हालात मुख्तलिफ रहे हैं, तो एक या तमाम हालात पर तो नहीं किया जा सकता। पूरे दौर है, जहाँ तक ताल्लुक है पीपल्स पार्टी का, तो मेरे ख्याल में किसी भी दौर में, किसी भी दौर हुकूमत में ऐसे हालात कभी नहीं रहे जो पीपल्स पार्टी के हक में हों इदारों की तरफ से। मैं अदलिया के चंद जज साहबान की बात नहीं कर रहा, मैं मजमूई तौर पे रवैये की बात कर रहा हूं। मेरा ईमान है कि 2-3 इदारे ऐसे हैं जिनको सियासत में नहीं मुलविस होना चाहिए, उन पर पाकिस्तान के बका का सवाल है। पर बदकिस्मती है, अभी टाइम कम है, मैं तफसील में बता सकता हूं। बदकिस्मती है, ऐसे दौर गुजरे हैं हुकूमतों के जिनमें इदारों को मुलविस किया गया है, सियासत ज़दा किया गया है। अभी मैं माजी की बात नहीं करता, लेकिन इस हुकूमत ने भी कम नहीं किया तनकीद के दरवाजे खुलवाने में इदारों पर, वो अफवाज पाकिस्तान हो या अदलिया हो, इन पर तनकीद के दरवाजे खुलवाने में मौजूदा हुकूमत का बड़ा किरदार है। बड़ा क्या चाहते हैं आपको इस्तेमाल करने की बात है, आप रियासत है, वो इदारे आपके साथ ताउन करते हैं, लेकिन आए दिन आप ऐसी गुफ्तगू करते हैं जो इदारों पे तनकीद के दरवाजे खुलते हैं। जहां तक ताल्लुक है मेरे भाई अदलिया का, अदलिया में बहुत अच्छे नामवर जज रहे हैं, अदलिया का बड़ा शानदार दौर भी रहा है। अब भी इक्के दुक्के इनफरादी वाकयात, इनफरादी रवैये ऐसे कि हमें अदलिया के इन अफराद पर बहुत बड़ा फख्र है और यही पाकिस्तान के मुस्तकबिल की उम्मीद है। लेकिन मजमूई तौर पर 2-3 जजेस के नाम ऐसे हैं, वो बड़े मोहतरम है मेरे लिए, जिन्होंने अदलिया के वकार के लिए इजाफे के बायस नहीं बने हैं। उन्होंने इदारे के अदलिया के लिए शक व शुबात का माहौल पैदा किया है। वो जज नहीं बन बैठे, वो सियासी पार्टियों के नुमाइंदे बनकर बैठे हैं। हाँ। आपने ठीक कहा कि हमें गुरेज करना चाहिए इदारों के हवाले से बात करने की, लेकिन आप तो बताएं क्या नहीं किया पीपल्स पार्टी के लिए, आप बताएं, ईमानदारी की बताएं। जहां कोर्ट में कटहरे का वजूद नहीं था, वहां भुट्टो की खातिर कटहरा बना गया। आप बताएं। आपने बड़ी अच्छी बात की है कि एंकर पर्सन या मीडिया के लोगों को टीवी पर सियासतदान नहीं होना चाहिए, वो तज्जिया करना चाहिए, लेकिन कभी दिल पे हाथ रख के देखें। 1 मिनट की बात कर रहा हूं, दिल पे हाथ रख के बैठे, क्या भुट्टो साहब के मामले में अक्सर एंकर पर्सन सहाफी रहे? बेनजीर साहबा की जात के मामले में क्या मीडिया ने सिर्फ मीडिया का रोल अदा किया या सियासी पार्टियों का अदा किया? आप बताएं। अब छोड़े, अब माजी को छोड़े, अभी अभी बताता हूं। आसफ जरदारी साहब पर जो जिस किस्म की तनकीद की गई है, जो भी गंदा लफ्ज शाया हो सकता था, नशर किया जा सकता था, वो आपने मोहतरम आसफ जरदारी साहब की, ये आप भूल गए कि वो पार्टी के लीडर और कायद है। ये आप क्या रवाज डाल रहे थे? तब तो आप खामोश थे, तब सब पार्टियां खामोश थी। अब हमें दुख तो बहुत हो रहा है, लेकिन आपने बात ऐसी छेड़ी है कि एंकर पर्सन को नहीं हो, एंकर पर्सन नहीं, लेकिन हम कहते हैं जो हुआ है उसको गुजर भूल जाए, अब रिवायतों को रोके, अब इनको नहीं आना चाहिए। अब क्या करना चाहिए? कहीं तो रोके ना है। बिल्कुल ठीक है चांडी साहब, बिल्कुल आपकी बात। सियासत, हाँ, अब सियासतदान को सियासतदान रहना चाहिए, जज को जज रहना चाहिए,
जनरल को जनरल रहना चाहिए, मीडिया को मीडिया का आदमी बनना चाहिए, उनको एक दूसरे का काम नहीं करना चाहिए, वलीद इकबाल उनको अपना अपना फर्ज निभाना चाहिए। जो जी चले वलीद इकबाल साहब अब मेरे साथ आप मौजूद हैं। वो सॉरी आपकी आवाज़ ज़रा कट रही थी। माय पॉइंट इज, जो मेरे ख्याल में जो पूरी कन्वर्सेशन हो रही है पैनल की, वो यही है इस मामले को रिजॉल्व किस तरह किया जाए। हुकूमत, आई नो आपके भी कंसर्न है कि ये बिल्कुल फेयर होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। बेहतर नहीं है कि हुकूमत ही इसका एक्चुअली एक ऑडिट कर दे, फॉरेंसिक ऑडिट? नहीं जी, आई डोंट नो कि आपको कितनी मेरी आवाज़ पहुंची फ़ोन पे। काफ़ी हद तक आपकी बात आ रही थी। मैं तो यही अर्ज़ करना चाह रहा था कि आपने भी सुना होगा आज शाम या अर्लियर टुडे, जो वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात हैं, उन्होंने भी मौक़िफ़ बयान किया गवर्नमेंट का, और उसको और तर्जुमान आला हैं वो वफाकी हुकूमत के। उनका कहना ये था, और मैं दोहराता हूँ कि जी जब भी PMLN का तो ये खसूसियत है और इनके लीडर्स की और इनके फिर जो हैं स्पोक्स पर्सनस के, जब इनके केसेस की समाअत आने लगती है या वो ज़ेर समाअत होते हैं और मनी ट्रेल नहीं दिखाया जा सकता या वो सवालों के जवाब नहीं आ सकते कि ये अपार्टमेंट्स कहाँ से बने, तो वो डाइवर्जन क्रिएट करते हैं। क्या किसको टारगेट करते हैं? वो आर्मी को टारगेट करते हैं या वो अदलिया को टारगेट करते हैं? ठीक है जी, ये उन्होंने कहा खुरम साहब ने कि ये PTI और PMLN का मामला नहीं है, उस हद तक ये ठीक कह रहे हैं, क्योंकि हमारी 2014 से एक स्कीम का आगाज हुआ, 2018 में उसको सक्सेसफुल बनाया गया, एंड दिस इज हाउ इमरान खान साहब केम इनटू पावर। ये वैसे क्योंकि टीवी पे बैठ के ये कह रहे हैं, मैं आपको अपना बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ इस पे दे देता हूँ। मैं पाकिस्तान के अवाम को जितना जानता हूँ, दो चीज़ों का मुझे इस बात का अंदाज़ा है। नंबर एक, वो बड़े जज्बाती होते हैं, और नंबर दो, पाकिस्तान के लोग जो सुन रहे होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं, और माशाल्लाह आपकी इतनी व्यूअरशिप है। दूसरा कि उनको बड़ा एक वो उनको एक एक्साइटमेंट मिलती है कि कोई किसी ना किसी तरीके की कंस्पिरेसी थ्योरी हर चीज में डाल दी जाए, वो सच हो या ना हो, बस वो प्लेइंग टू द गैलरीज वाला काम जो है वो यही कर रहे हैं कि बस ये साजिश थी, वो साजिश थी। और देखें, हमारी इनकी तो चलती रहती है, हम गवर्नमेंट है, वो अपोजिशन है, अब सियासी लोग हैं, जवाब देना या सियासी बयानबाजी करना, ये टारगेट करते हैं ये रियासत के उन इदारों को जो पॉलिटिकल नहीं है। जिस तरह मैंने कहा, फौज को करते हैं या अदलिया को करते हैं, और ये उन्होंने बस अदलिया को टारगेट करना शुरू किया। एक सारी बातें छोड़ दें, एक मेरी अर्ज, एक 5 रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के ने मियां नवाज शरीफ को ताहयात डिस्क्वालीफाई किया। मियां साकिब निसार तो उस बेंच पे ही नहीं थे, वो तो आसिफ सईद खोसा साहब ने लीडिंग जजमेंट लिखी थी, और दीगर और 4-5 जज साहिबान उसमें मौजूद थे, और उनमें से कई अभी भी जो हैं वो हाजिर सर्विस जजेस हैं। ये अभी मैं कुछ देर पहले एक प्रोग्राम में देख रहा था कि दिखाया कि बाकायदा किस तरह ये जो वाशिंगटन DC से जो ये आई है ऑडियो, सो कॉल्ड लीक्ड ऑडियो, ये टोटे जोड़े गए हैं। साकिब निसार साहब का एक दिखाया गया एक पब्लिक फोरम पे एज चीफ जस्टिस को तकरीर कर रहे हैं, उसका एक जुमला उठाया हुआ है और उसको प्लग इन किया हुआ है उसके साथ किसी और चीज के साथ। बहरहाल जी, सुओ मोटो जो देखें, अदलिया को इसमें निशाना बनाया जा रहा है। अदलिया के पास इख्तियारात हैं, अदलिया के पास सवाबदीद भी हैं। मैं समझता हूं कि अदलिया ने बहुत से मौक़ों पे बहुत तहम्मुल का मुजाहरा किया है, बहुत रिस्ट्रेंट शो की है। इट इज़ एंटायरली अप टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ द जुडिशरी। देखें, जो अपने केसेस को डिफेंड करने के लिए ये बना रहे हैं ना कि केस गलत बने हुए हैं, जिन अदालतों में वो केस है वहां ले जाएं, एविडेंस को खुद साबित करें कि ये सही एविडेंस है, ये दुरुस्त है, ये अनडॉक्टर्ड है। हाँ, वही नाज़रीन, वलीद साहब भी वही बात कर रहे हैं जो मैंने प्रोग्राम के आगाज में की थी कि मुस्लिम लीग नून आखिर अगर ये इतना ही इंपॉर्टेंट एविडेंस है तो उस अपील का हिस्सा बना दें, इसको सबमिट कर दें। राना शमीम साहब का जो बयान हल्फी है उसको भी जाके उसी तरह सबमिट करते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ऑब्वियसली अदालत फिर उस वक्त यही कहेगी कि जनाब आइए बैठ के इसका फॉरेंसिक करवा लेते हैं, पता करवा लेते हैं, चेक कर लेते हैं। दूसरी बात ये कि खुरम साहब ने प्रोग्राम के आगाज में एक बात कही कि 2014 से ये सिलसिला शुरू होता है और 2018 में जो है इसको पूरी तरह कंप्लीट किया जाता है, और इमरान खान साहब जो हैं वो इस हाइब्रिड निज़ाम का उन्होंने कहा कि इसको इस तरह लाया गया। लेकिन मैं ब्रेक के बाद आपको शहबाज शरीफ साहब की एक गुफ्तगू सुनाऊंगा जिसमें एक्चुअली 2018 के इलेक्शंस में के हवाले से शहबाज शरीफ साहब एक और मौक़िफ़ रखते थे। वो मौक़िफ़ क्या था मैं आपको बताता हूँ, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं उस मुबैना ऑडियो की जो साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के साथ जोड़ी जा रही है। उसी के हवाले से बात हो रही। खुरम दस्तगीर साहब ने फरमाया कि 2014 से ये सिलसिला स्टार्ट होता है, 2018 में जाके इसको कंप्लीट किया जाता है, और ये निज़ाम जो है ये वहाँ से उसका आगाज़ होता है। और एक तो हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं, दूसरी बात हो रही थी कि इस एविडेंस को मुस्लिम लीग नून क्या उन केसेस का हिस्सा बनाती है, जाके उनको अदालतों में सबमिट करती है या नहीं। मैं ये बात कर रहा था कि 2018 के इंतखाबात के हवाले से शहबाज शरीफ साहब ने 1 अगस्त 2021 को एक इंटरव्यू दिया था, और उस इंटरव्यू में 2018 के इंतखाबात मुस्लिम लीग नून क्यों हारी थी उसके बारे में क्या जवाब दिया था, जरा सुनिएगा।
ये शहबाज शरीफ साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। खुर्रम साहब, पार्टी प्रेसिडेंट ये कह रहे हैं मुश्तरका तौर पर कोई स्ट्रैटेजी बनाते तो नवाज शरीफ चौथी दफा वजीर आजम हो सकते थे। तो ये तो आप लोगों की जो एक थ्योरी है उसके बिल्कुल अगेंस्ट बात जाती है कि एक्चुअली पार्टी के अपने अंदर जो है वो आपस में मिलकर कोई मुशावरत नहीं थी, जिसकी वजह से नवाज शरीफ साहब चौथी दफा वजीर आजम नहीं बन सके। थ्योरी नहीं, कंस्पिरेसी थ्योरी। अच्छा चले, कंस्पिरेसी थ्योरी। खुर्रम साहब, कंस्पिरेसी और ये जो निजाम है इसको मैं फाशिस्ट हाइब्रिड कहता हूँ। ये सिर्फ हाइब्रिड नहीं है, फाशिस्ट है ये। ठीक। अभी कल जो है आपके सामने जो आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में बाकायदा एक पैनल था उन जर्नलिस्ट का जिनके गले घोंटे गए हैं। तलत हुसैन साहब, अबसार आलम साहब, उनको तो गोली लगी है, और मतीउल्लाह जान साहब और अंबर शमसी साहिबा आपके सामने जो हैं वो हामिद मीर साहब। तो ये फाशिस्ट हाइब्रिड निजाम है। ओके। जो शहबाज साहब ने गुफ्तगू की है वो उस हद तक दुरुस्त है कि तमाम तर साजिशों के बावजूद पाकिस्तान की अवाम ने मुस्लिम लीग नून को 2018 में 1,30,00,000 वोट दिए हैं। ठीक। ये कोई मजाक नहीं है कि ऐसी हुकूमत जिसके ऊपर 4 सालों से, पिछले 4 सालों से मीडिया का इतना बड़ा अटैक था, जिसके सरबराह को और वजीर आजम को और पार्टी के सरबराह को 1 साल पहले डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, उसके अंदर इतनी जेन्युइन अवामी स्ट्रेंथ थी कि तमाम तर हमले के फिर भी 1,30,00,000 वोट ली है। तो ये बात है, उसमें कोई शक नहीं। दूसरा ये है कि अगर ये जो सारे मामलात हैं, हमारे ऊपर जो हमला हुआ वो अब तारीख का हिस्सा है। जिस तरह मैंने कहा, ये इशू एक जो मामला था जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब का, वो बयान हल्फी हम अदालत में ले जा चुके हैं। बाकी जो 3 चीजें हैं उन पे भी जब भी दुरुस्त वक्त आएगा हमारे वकला हमें एडवाइस करेंगे तो हम इसको जरूर लेकर जाएंगे। ये दुरुस्त वक्त की डेफिनेशन क्या है खुर्रम साहब जी? ये दुरुस्त वक्त की डेफिनेशन क्या है जी? आपने देखा कि वो दुरुस्त वक्त, जब दुरुस्त वक्त था तो जस्टिस शौकत सिद्दीकी का बयान जो बहुत अरसा पहले से फील्ड में था वो उन्होंने हिस्सा बना दिया। तो जो वकला अपनी स्ट्रैटेजी सेट करते हैं, लेकिन एक बात जरूर मैं कहना चाहता हूं जो अहम है। पहली बात तो ये है कि हमारे जो मोहतरम वजीर इत्तलात साहब हैं, जिन्होंने आज ये गुफ्तगू फरमाई, उन्होंने पहले तो इस बात का जवाब देना है कि कल जब नवाज शरीफ ने लंदन से लाइव तकरीर शुरू की तो उसको काट क्यों दिया गया, वहां से इंटरनेट क्यों हटा दिया गया? बल्कि वो तो अब ये भी तारीख का हिस्सा बन गया कि वो एक साहब ने आकर वहां जो प्रेजेंट कर रही थी उनको ये कहा कि जी बंद करें, वो लोग आ गए इंटरनेट काटने वाले। तो वो उन्होंने तो इस बात का जवाब देना है कि वो आवाजों को बंद क्यों कर रहे हैं। वो सर, वो उसका मैं रीजन उन्होंने दी थी, उन्होंने रीजन ये दिया है, उन्होंने कहा मुझे भी इनवाइट किया गया था इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए, लेकिन मैं किसी ऐसी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं ले सकता जिसमें एक मफरूर ने भी तकरीर करनी हो। ये रीजन नहीं, मैं उनकी अदम शिरकत की वजाहत नहीं मांग रहा, मैं नवाज शरीफ की तकरीर के वक्त इंटरनेट काटे जाने की वजाहत मांग रहा हूं। मैं इस बात की वजाहत मांग रहा हूं कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बशमूल लाहौर के उस होटल में इंटरनेट की जो फैसिलिटी थी वो बंद कर दी गई थी कि ताकि ये तकरीर ट्रांसमिट ना हो, लेकिन बहरहाल वो ट्रांसमिट हो गई। तो ये एक इशू इस तरह का है जिस पर हम सबको बैठकर सोचना है कि जब आपने अदलिया को, ये अब शवाहिद है हमारे सामने, अदलिया उनसे किस तरह डील करती है ये उनकी सवाबदीद है, लेकिन हम तो वक्त के साथ साथ ये तमाम जो सबूत हैं वो लेकर जाएंगे अदालतों में, उनसे कहेंगे जनाब ये गलत फैसला हुआ है, इसको आगे लेकर चलें। और एक आखिरी बात सर, मोहतरम साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब का जो कॉन्डक्ट था बतौर चीफ जस्टिस, उस पर अभी तक सवाल मौजूद हैं कि वो शेख रशीद साहब इंतखाबी मुहिम में तशरीफ क्यों ले गए। वो मुख्तलिफ पाकिस्तान के इदारों के दौरे करके वहां जो है जहां उनका काम नहीं था बिल्कुल करने का, उन्होंने यानी एग्जेक्टिव अथॉरिटी जो है वो एज्यूम कर ली, कभी अस्पतालों में जा रहे हैं, कभी पागलखानों में जा रहे हैं, कभी दूसरी जगह पे जा रहे हैं, जो काम उनके करने का नहीं था वो उन्होंने किया। वो भी एक इशू है कि एक ऐसा शख्स जो जिसको अपने ओहदे के जो तौकीर है वो नहीं थी और इस किस्म के एग्रेजियस स्टेप आउट उन्होंने किया, लेकिन वो चूंकि अब रिटायर हो गए तो वो सवाल कभी नहीं उठेगा। चले आज खुर्रम साहब, आपका ये जो पॉइंट है ना, ये जो एग्जैक्टली ये जो आपका पॉइंट है, जो उन्होंने इफ्तिखार चौधरी साहब ने, वो फवाद चौधरी साहब ने फरमाया, मुस्लिम लीग नून की कोई पहली पेशी लगी है जिसके ऊपर ये चीजें सामने आई हैं। अच्छा। नवाज ने अपने केसेस में 250 से ज्यादा पेशियां भुगती हैं। क्या चले मैं आता हूं। सबूत तभी आता है
जब वक्त के साथ एक ऐसा मामला खुल जाता है कि जब ये जो निजाम फॉसिस्ट हाइब्रिड निजाम है उतरने शुरू हुए हैं। आपका अच्छा खुरम साहब, ये जो आपका पॉइंट है ना कि जी साकिब निसार साहब ने अपनी इस एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का नाजायज इस्तेमाल किया, अस्पतालों के दौरे किए, इन जगहों के ऊपर गए, मैं इसके ऊपर अभी वापस आऊंगा, इसके ऊपर, बिकॉज आई वांट टू डिस्कस दिस इन डिटेल। और मेरे पास एक चीज है जिसके एक्चुअली मैं आपसे जरूर कमेंट लेना चाहूंगा। अच्छा, मुझे जरा आगे जाने दे फिलहाल। मौलाना चांडियो साहब, सर ये जो कुछ भी हो रहा है, असल बात सर कहानी जो लगता है, आप इस पर अपनी राय दीजिए, लगता इस तरह है मुस्लिम लीग नून इसको अदालत के अंदर तो इस्तेमाल करे या ना करे वो तो उनके वकला उनको बताएंगे, लेकिन असल में इसको सियासी तौर पे जलसों जुलूसों में मीडिया के ऊपर जरूर इस्तेमाल किया जाएगा पॉलिटिकल माइलेज हासिल करने के लिए। ये हकीकत है या नहीं है? मेरा ख्याल में इतनी तो बात वो खुद भी मानेंगे, तो जाहिर है वो सियासी पार्टी है, जो भी हालात उनके फायदे में जाएंगे उनको तो वो इस्तेमाल करेंगे। ये कोई जुर्म नहीं है। जुर्म वो है जो जिस मनसब पे बैठे हो उस मनसब पर जो चीजें जेब नहीं देती वो करना। अब ये ठीक है, खुरम भाई ने अच्छी बात की है, मैं भी इसका हामी हूँ। मैं कराची में उस पेशी पे था जहाँ साकिब निसार साहब डैम के मुतालिक, पानी के केस के मुतालिक बातें कर रहे थे। डैम बनाना चीफ जस्टिस साहब का काम नहीं है। अगर चीफ जस्टिस साहब का काम बनाना होता तो अभी फिर दूसरे चीफ जस्टिस साहब बनाते। उन्होंने सियासत की, उन्होंने एक सूबे के लिए, एक पार्टी के लिए एक माहौल पैदा करना चाहा, यह बात दुरुस्त है। मैं कहता हूं, मैं इंतहाई एहतराम करता हूं अपने मुल्क के जज साहबान का। एक जज साहब का तो मैं आशिक रहा हूं। मैं उनके लिए भी कहता हूं कि बजाय उनको सियासी चक्कर और जब से जुलूस निकालने के, उनको इंसाफ आसान करना चाहिए था, इंसाफ सस्ता करना चाहिए था। इंसाफ के लिए कोई रास्ते बनाते कि लोगों को कैसे इंसाफ मिलता। लेकिन चांडियो साहब एक मिनट, नहीं चांडियो साहब एक मिनट, अभी आपने कहा कि जी अगर ये मुस्लिम लीग नून इस्तेमाल करती है तो ठीक करती है। सर आप इस किस्म की बात कर रहे हैं। भुट्टो साहब का वो जो एक बयान था जब 1971 की बात होती है कि जी इधर हम उधर तुम, वो आज हिस्ट्री का एक फैक्ट है कि ये इसको गलत कोट किया गया था, गलत तरीके से कोट किया गया था, लेकिन भुट्टो साहब के खिलाफ इस्तेमाल किया गया करते गए। उसमें तो यहां तक कि मुस्लिम लीग का भी अपना एक हाथ है, उन्होंने भी काफी देर इसको इस्तेमाल किया। लेकिन यहां पे साकिब निसार साहब खुद कह रहे हैं मेरी ऑडियो नहीं है, लेकिन आप उसको चलाई जाए, जलसों में भी चलाएं, मीडिया में भी बोलते रहे। मैं आपकी बात को मानता हूं, थोड़ा हिस्सा मैं कोशिश करता हूं कि तलखियों वाली बातों को हम दोबारा दोहराएं ना, तो तलखियों से जान छूटेगी। तलखियों को याद करते चले जाओगे, तलखियां बढ़ती चली जाएंगी। भुट्टो साहब के खिलाफ कैसे केस चला वो सबको याद है, कल की बात है। हमने तो आज तक हमारे दिलों में वो दाग महफूज है। कैसे कहा गया जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कि आप उस सूबे में रहते हो जहां मेरा कोई दोस्त नहीं रहता। चीफ जस्टिस साहब के मुंह पे ये बात अच्छी लगती थी? आप बताएं किस अंदाज से तजलील की गई भुट्टो साहब की, बीबी साहबा के लिए, आप बताएं भला। जरदारी साहब को जिस अंदाज से किया, ये जरदारी साहब की बेटी को अपनी वालिद से मिलने की इजाजत नहीं है, ये इंसाफ नहीं है, ये इंतकाम है। हमें ये सब चीजें याद है, लेकिन मैं चाहता हूं, मैं अपने तौर पे, कि हम उस रास्ते पे चले जहां से तलखियों की जान छुड़ाते चले जाए। ये जो आप बयान बताते हैं ढाका वाला, ये तमाम लोगों ने कहा है कि ये बयान नहीं था। भुट्टो साहब ने किसी मौके पर नहीं कहा। आपने दुरुस्त कहा कि इस बयान को गलत इस्तेमाल किया गया। ये अल्फाज भुट्टो साहब जैसा मोहब्बे वतन पाकिस्तानी और कौन हो सकता है? कैसे मुमकिन है भुट्टो पाकिस्तान के तोड़ने की बात करे, लेकिन उनको इस्तेमाल करना था। आप देखिए अभी वो भी, मैं 77 का दौर भूला नहीं हूं, कैसे वो आगे बीच में, कैसे उस वक्त के जनरल साहबान आए, कैसे दूसरे लोग, मैं खूब अभी तक मुझे याद है। ये चीजें मैं भूल नहीं सकता। ये मेरे जिंदगी के बहुत बड़े दुख है जो मैं पाले हुए हूं। लेकिन एक अच्छे पाकिस्तानी के लिए, अपनी जमीन से प्यार करने वाले की हैसियत में, इनको मैं दरगुजर करता चला। वेरी गुड। अदलिया की हम इज्जत करते हैं, हमने कभी अदलिया पर हमला नहीं किया, लेकिन अदलिया के एक हिस्से ने जो रवैया अपनाया है वो भी तो उसको जेब नहीं देता। क्यों नहीं अदलिया ने नोटिस लिया है नसीम हसन शाह के बयान का? क्यों नहीं ये कोर्ट के चेहरे पेशानी पे दाग है काला, इसको धो देते, कहते कि हमसे ज्यादती हुई है, हमने भुट्टो के साथ इंसाफ नहीं किया। एक ब्रेक सर मुझे लेनी है। चीफ जस्टिस हमारे ठहरे चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने कहा, मैं था उस केस में, उन्होंने कहा मैं कह रहा हूं भुट्टो से, हमने भुट्टो को इंसाफ नहीं मिला।
केस तो खत्म कर देना चाहिए था इस बात पे कि भुट्टो को हम इंसाफ नहीं दे सके। आप माजी के कागज छोड़ेंगे, माजी के बोझ हटाएंगे तो अच्छे चलेंगे, आगे बढ़ना। अच्छा, मैं वलीद इकबाल साहब भी मेरे मौजूद है। अदलिया के हवाले से जो बात हो रही है ना, मुझे वलीद इकबाल साहब का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो एज अ पीटीआई रिप्रेजेंटेटिव भी लेना होता है, लेकिन एज अ कानूनदान भी लेना होता है, क्योंकि ऑब्वियसली कोर्ट में भी वो जाते हैं, वहां पे भी अपना काम करते हैं। तो अदलिया के हवाले से दोनों जो मेरे दीगर पैनलिस्ट हैं उन्होंने जो जो खदशात और एतराज़ात उठाए हैं, मेरे ख्याल में वलीद इकबाल साहब एक बिल्कुल सही इंसान हैं जो इस बात का जवाब भी दे सकते हैं। मजीद बात करते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। खुर्रम दस्तगीर साहब और मौला बख्श चांडियो साहब दोनों का ये मौक़िफ़ है कि अदलिया के ऊपर जितने इल्ज़ामात लगे हैं अदलिया को अपने आप को इन तमाम इल्ज़ामात से बरी करने की ज़रूरत है, अपने दाग धोने की ज़रूरत है, ताकि तारीख़ जो है वो सही तरीके से लिखी जा सके। वलीद इकबाल साहब, ये एक जेन्युइन एतराज़ है? देखें जी, हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी हैं, लेकिन हमारी आधी तारीख़ तो ऐसी रही कि जब कॉन्स्टिट्यूशन से हम डिविएट भी के मावराए आइन भी अदवार रहे, तो ये तसव्वुर करना कि हर चीज़ इस कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी की बिल्कुल आइडियल और परफेक्ट है, ये तो मेरे ख्याल हकीकत पसंदाना जो है रवैया नहीं होगा। अब लेकिन चांडियो साहब ने इस बात को तस्लीम किया कि हमारी अदलिया में, और मैं उनसे उनकी तायद करता हूँ कि हमारी अदलिया में बहुत काबिल और बड़े बोल्ड और बड़े इंडिपेंडेंट जो है अफराद जो हैं वो भी एग्जिस्ट करते हैं। देखें, साकिब निसार साहब इस वक्त फायरिंग लाइन में हैं जी, और उसकी वजह से बिलवास्ता तौर पे उनका इदारा भी ज़ाहिर है जिसके वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस वो रहे हैं। असल में अगर कोई बनता है और अगर वो फायरिंग लाइन में है तो वो कोई एक्शन लें, वो किसी ना किसी अदालत से रुजू कर सकते हैं, बाहर भी और पाकिस्तान के अंदर भी, क्योंकि उनको निशाना बनाया जा रहा है। तो वो भी एक फैक्टर है। ये जो इनके बतौर चीफ जस्टिस की इनकी कार्रवाई के बारे में बात की दोनों मेहमान जो हैं, मैं ये भी अर्ज़ कर दूं कि अगस्त 2018 में पीटीआई गवर्नमेंट आई थी और जनवरी 2019 में साकिब निसार साहब रिटायर हुए थे जी। तो बहुत सी जो उनकी जुडिशल एक्टिविज़म थी उसका सामना उनके सामने वो समन करते रहे, हमारे गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स को भी, हमारे गवर्नमेंट के दीगर पॉलिसीज़ और अहलकारों को वो सवाल उठाते रहे और जो उनका तरीका था वो करते रहे। और मैं इस बात का एतराफ़ करना चाहता हूँ, मैं ना उनका तर्जुमान हूँ ना उनकी अदलिया का, मैं बतौर एक वकील ने आपको कहा ना, मैं वकील के तौर पे भी देखें, जब भी हमें हाइपर एक्टिव या ओवर क्या जुडिशली एक्टिव चीफ जस्टिस मिले हैं पाकिस्तान को, और 4 ही ऐसे आए हैं मेरे, अच्छा, उन्होंने अपने आप को मुतनाज़ा बनाया, तो अपनी हाइपर एक्टिविटी या उसकी वजह से ये मुतनाज़ा ज़रूर जो हैं वो बने, और ये मेरे ख्याल में चौथे आते हैं। मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ, सबसे पहले जो थे जस्टिस अफजल जुल्ला थे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो 90 की दहाई में कहीं बने हुए थे। दूसरे चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह थे, ठीक है, दोनों इंतकाल कर चुके हैं। और तीसरे और चौथे जो थे इफ्तिखार महमूद चौधरी साहब थे। इमरान खान साहब को भी उनके सामने पेश होना पड़ा, हालांकि वो वकला तहरीक में कितने आगे थे, पीटीआई छोटी सी पार्टी थी लेकिन पेश थे, और खान साहब खुद लीड करते थे जुलूस और सारा। मौजूदा चीफ जस्टिस ने भी प्राइम मिनिस्टर को बुलाया, और मौजूदा चीफ जस्टिस ने भी बुलाया, वो तो एक अलग बात है। मैं तो उन 4, और मैं तो कह रहा हूँ कि साकिब निसार साहब के सामने भी, चले प्राइम मिनिस्टर हमारे उस वक्त उन्होंने किसी वजह से वहां तक बात नहीं पहुंची थी, क्योंकि अभी नई गवर्नमेंट बनी थी कि उनको तलब करें, लेकिन रोजमर्रा हमारे बहुत से जो थे मिनिस्टर्स वगैरह उनके सामने उनको बुलाया, तलब होते रहे। ठीक, लेकिन ये जो बात यहाँ पे हो रही है और जिन हालात में हो रही है, और ये जो ऑडियो लीक है, ये जो जिस तरह वज़ीर इत्तलाआत ने कहा, ये बात वही वाली है। अच्छा, कि ये जब केसेस में जब वो हीट टर्न ऑन होती है, ये एक डाइवर्जन क्रिएट करने का तरीका बना ले जाता है। ठीक है। और इसमें मुझे नहीं, और मैंने आपको बताया ना कि जो डिस्क्वालीफाई करने वाला बेंच था उसमें तो चीफ जस्टिस साकिब निसार थे ही नहीं। हाँ। वो तो आसिफ सईद खोसा साहब का जो था, बाद में जो चीफ जस्टिस खुर्रम साहब का बेंच था। खुर्रम साहब, आपने ये फरमाया कि साकिब निसार साहब जो हैं वो जुडिशल एक्टिविज्म की बात हो रही थी, तो वलीद इकबाल साहब भी इन अ वे आपकी बात से एग्री करते हैं कि ही वाज क्वाइट एक्टिव, लेकिन आपने ये फरमाया कि अपनी एग्जेक्टिव अथॉरिटी का जो है उन्होंने इस्तेमाल किया, अस्पतालों के दौरे करना, इधर करना, ये करना, वो करना। आपकी अपनी पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट मरियम नवाज साहबा की एक ऑडियो सामने आई है, उस ऑडियो के अंदर वो क्या अहकामात दे रही हैं, जरा सुनिए, फिर मैं आपसे सवाल करता हूं। 24 चैनल को, समा को, 92 को, और क्या नाम है इसका, ARY को कोई ऐड नहीं जाएगा, बिल्कुल। ये खुर्रम साहब, आपने ये गुफ्तगू सुनी और ARY चैनल के ऊपर ये आई है, और ARY चैनल ये कह रहा है कि ये तब की ऑडियो है जब आप लोगों की हुकूमत थी, नवाज दौर की हुकूमत थी, तो मरियम नवाज साहबा ये इस किस्म के अहकामात दे रही हैं।
किस अथॉरिटी से मरियम नवाज साहबा इस किस्म के अहकाम दे रही थी कि फलां चैनल के ऊपर एड्स नहीं चलेंगे? आपकी आवाज म्यूट है खुरम साहब, उसको जरा काइंडली खोल दीजिए, बोल के लब आजाद है। अगर ये ऑडियो दुरुस्त और वेरीफाइड है तो मैं इसका जवाब दे दूंगा। अभी तो वेरीफाई नहीं है, अभी सरकार ARY ने चला दी है, तो हम सब उसके सर साकिब निसार साहब की ऑडियो के ऊपर तो पूरा तबसरा, मरियम नवाज साहबा की ऑडियो पे आपने कहा जी पहले इसको वेरीफाई करवाएं। अब पहले मैं अमेरिका जाऊं उसी कंपनी से वेरीफाई। नहीं जी, मैं तो कहना चाहता हूं कि वो जो ऑडियोज हैं चीफ जस्टिस मलिक कयूम के और मियां शहबाज शरीफ के और सेनेटर सैफुर रहमान के और मियां शहबाज शरीफ के, वो जो जस्टिस मलिक कयूम के, उन ऑडियोज का भी करें ना जी खुरम साहब। और सुप्रीम कोर्ट पे हमला किसने किया था? वो इन्होंने की पार्टी नहीं किया था जी खुरम साहब। सवाल प्रोवोक करने के लिए ये बात की। अच्छा, कि आपको जब कोई भी चीज सामने आएगी उसको वेरीफाई करना है, अगर दुरुस्त कर दें तो ठीक है, लेकिन अगर हम इस पर चल पड़े आगे और हम ये कहें तो मरियम नवाज साहबा ने अगर कोई गलत काम किया है, ये वेरीफाई हो जाता है तो उसकी सजा उन्हें मिलनी चाहिए। उनको भी अदालत में लेकर आए कोई, जो अगर कोई पाकिस्तान का कानून तोड़ा गया है, पाकिस्तान में कोई गैर कानूनी हरकत हुई है। लेकिन जहां ये ऑडियो ये कह रही है कि एक पाकिस्तान का साबिका चीफ जस्टिस जो कोर्स ऑफ जस्टिस है, इंसाफ के हसूल को तरोड़ मरोड़ रहा है, जो शख्स गिल्टी नहीं है उसको गिल्टी करार देने की बात कर सर खुरम साहब साकिब निसार साहब हैज डिनाइड द ऑडियो, मरियम नवाज हैज नॉट डिनाइड द ऑडियो अप टिल नाउ। कल रात 1:15 के ऊपर ये ऑडियो आई है, अभी तक मरियम नवाज ने इसको डिनाई नहीं किया। जी, हम ये डिनाइल वाइल खेलते रहेंगे। मैं फिर कह देता हूं कि अगर उन्होंने मरियम नवाज साहबा ने कोई पाकिस्तान का कानून तोड़ा है तो उन पर कानून का इतलाक होना चाहिए। वैसे खुरम साहब ऑन अ लाइटर नोट आपने जो ये जो तावील दी है ना राना शमीम साहब के बेटे की, मुझे याद दिला दी आपने, जिस किस्म की आपने आर्गुमेंट दी। मैंने आपको करने की बात की थी कि जनाब हमें जब ये ऐसी बातें करनी है तो हर तरफ इश्यूज हैं। मेनली अदलिया के वकार का मामला है। द जुडिशरीज क्रेडिबिलिटी इज इन द डॉक, ठीक है, उनकी सख्त कटहरे में है। और मेरी इस्तदा है कि बजाय ये कि कोई सियासी पार्टी किसी भी तरह इन बयानात को इस्तेमाल करे अदालतों में, अदलिया खुद अपना घर साफ करे। शेक्सपियर ने कहा था फिजिशियन हील थायसेल्फ, अब अपने आप को खुद हील करें। ये सारे मामलात की बेखनी फरमाएं ताकि हम सब का एतमाद बहाल हो। और हम सब ये चाहते हैं बतौर कौम कि पाकिस्तान में ऐसे जजेस हों, ऐसी अदलिया हो जिस पर हम पूरी तरह एतमाद कर सकें। इसकी तारीख में मंसूर भाई 200 केस भी है, वो भी अदलिया थी। क्या वो आई हैव टू टेक अ क्विक ब्रेक सर, बड़ा प्रेशर ब्रेक का मैं आपको दोबारा मौका देता हूं, यू कंप्लीट योर सेंटेंस। नाज़रीन एक ब्रेक के बाद खुरम साहब को मौका देते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। खुरम साहब गुफ्तगू कर रहे थे, मुझे ब्रेक लेनी पड़ी। खुरम साहब अपनी बात कंप्लीट कीजिए, फिर मैं आगे चलूं। सर आपकी आवाज फिर म्यूट है जी। मेरी अर्जी है, फिर कहेंगे इंटरनेट बंद कर दिया। कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, जजेस की हुक्मरानी नहीं होनी चाहिए। इट इज एज सिंपल एज, इससे ज्यादा खुलासा हो नहीं सकता। क्योंकि जब साबिक चीफ जस्टिस ने, आपको पता है, बतौर चीफ जस्टिस पब्लिकली फरमाया था कि 4-5 MPA से तो मैं रिजाइन करवा देता। वो किस तरह की गुफ्तगू थी? वो क्या कॉन्डक्ट था? तो जो जुडिशरी का कॉन्डक्ट है उस पर सवाल पहले भी उठे हैं। वो ऐसी जुडिशरी है जिसने 200 केस में नजर जरूरत को पाकिस्तान की आईनी बुनियादों में वो वायरस डाल दिया हुआ है नजर जरूरत का। ये वही जुडिशरी है जिसने नुसरत भुट्टो के फैसला दिया। ये वही जुडिशरी उसकी पैदावार बने। जफर अली शाह केस में भी तो पाकिस्तान की अगली नस्लों को या तो अगर हमने उन्हीं दलदल में फंसाए रखना जिसमें हम फंसे रहे हैं, तो फिर हमें सोचना चाहिए कि अब बहुत हो गया 74 साल में। वी नीड रूल ऑफ लॉ, नॉट रूल जजेस। चांडियो साहब, ये सर खुरम साहब ने जो आर्गुमेंट दिया है, क्या ये हकीकत नहीं है कि एक्चुअली तमाम सियासी जमातें अपने अपने मफादात के मुताबिक ही जजों को पसंद करती हैं या नापसंद करती हैं? इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब मुस्लिम लीग नून के हीरो थे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उनके साथ बड़े मसाइल थे। इसी तरह आज के मतलब ये साबिक चीफ जस्टिस जो है साकिब निसार साहब, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हीरो हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून को बहुत बुरे लगते हैं। तो ये तो हर एक की अपनी अपनी पसंद नापसंद है। कोई फैसले अगर उनके हक में आ जाए तो बहुत अच्छे, खिलाफ आ जाए तो बहुत बुरे।
आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं। ये पीपल्स पार्टी के लिए आप नहीं कह सकते। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूं आपसे, वो ये है कि अभी वलीद इकबाल साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं। उन्होंने 4 जजेस का नाम लिया है, 5वें जज का नाम क्यों नहीं लिया है जिसके फैसले की अदालतें नजीर ही नहीं तस्लीम करती? अनवार हक का नाम क्यों नहीं लिया? हाइपर एक्टिव नहीं थे। जिसके फैसले को नजीर नहीं माना जाता। आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जज का फैसला है। सर वो कहते हैं वो एक्टिव नहीं थे, हाइपर एक्टिव नहीं थे वो। फुल कोर्ट का फैसला था। अब दूसरी बात, अब फुल कोर्ट 7 जजेस। अब दूसरी बात, वलीद साहब के वालिद साहब की किताब है गिरेबान चाक, उसमें आप उसको देखें किस अंदाज से भुट्टो साहब का जिक्र किया है कि वो अपनी मोहतरम व मुकर्रम फंस गए हैं इसके। शरीक हयात को बता रहे हैं कि भुट्टो आया था, भुट्टो के साथ ज्यादती हुई है, भुट्टो के साथ जुल्म। इख्तिलाफ भी किया जस्टिस जावेद ने, लेकिन बावकार अंदाज से किया और भुट्टो के साथ होने वाले जुल्म की भी बात की। आपका मंसूर साई में बात बताऊं, आज आपने मौजू ऐसा छेड़ा है कि मैं चाहता नहीं हूं, वरना हमारे जो दुखों के दाग है ना, वो दुखों ने हमारे दाग खोल दिए आपने। किस किस की बात आपको करूं? एक बेनजीर साहबा एक अदालत से दूसरी अदालत के दरवाजे पे जा रही थी, बच्चे उनके हाथों में होते थे। हम कैसे भूल जाएं, आप बताएं। चले मैं भुट्टो को टॉपिक चेंज, सरे राह लाठी मारे, हम कैसे बर्दाश्त करें? आप सही कह बेनजीर साहबा को सरे राह में खून मिला दिया गया, हम कैसे? सर वलीद इकबाल साहब जरा बात करना चाहते तो बहुत अच्छा। ठीक है, मैं आई थिंक क्रेडिट देता हूं और मैं दोहराता हूं। हमारे एक चीफ जस्टिस ऐसे भी आए जो कि चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब हैं। उन्होंने जुडिशल ईयर के इब्तिदा पे एक तकरीर की, उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की कि हम सबको अपने गरेबानों में देखने की जरूरत है, हर इदारों को, हर इदारे को, और हम सबको वी हैव टू टेक स्टॉक ऑफ आवर मिस्टेक्स, ताकि इंटर इंस्टीट्यूशनल डायलॉग से हम अपने आप को। बहुत बहुत शुक्रिया वलीद इकबाल, खुर्रम दस्तगीर साहब और मौला बख्श चाडियो साहब। नाज़रीन, कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।